हम सुप्रीम कोर्ट में यही लड़ाई लड़ रहे थे कि वीवीपैट की पूरी काउंटिंग होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं, तो जीत के बाद 400 भी आप ये अगर कहेंगे 400 कि- पार हो जाते फिर तो समझ में आता कि ईवीएम का। अब ये 300 पे इनकी गाड़ी अटक गई, 300 पार ही नहीं हो पा रही है, अटक गई गाड़ी इनकी। आप 250 250 260 पर आते हैं तो उसके बाद अचानक से अब बीजेपी कह रही है कि अगर आखिरी चरण में जो 2-3 काउंट फेज की काउंटिंग रह गई है उसमें अगर यहाँ पर हमारी 10 12 15 सीटें निकल जाती हैं तो फिर भी ईवीएम होगी सर क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये नहीं कहीं जा रहे, ये तो और बल्कि इनकी टैली कम होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो हमारा टारगेट है 295 का, हम उसको अचीव करेंगे और इस देश में जो गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दीपक भाई, आने वाले चुनावों में भी ईवीएम का रोना नहीं रोया जाएगा, क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जीतती है तो ईवीएम ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार जीत जाती है तो ईवीएम में झोल है। नहीं भूपेश भाई, देखिए आपके इसी शो में मैंने आप पहले भी यहाँ पे मैंने बात उठाई कि हमारी सबसे पहले, अभी भी है वो, मैं बता रहा हूँ, हमारी सबसे पहले उंगली उठी है चुनाव आयोग के प्रति कि चुनाव आयोग ने, जैसे इस बार भी आप देखिए, जब वो 19-19 10-10 दिन 12-12 दिन बाद आंकड़े टैली कर रहे हैं। अरे आपने 17 फार्म उसी दिन दे दिया, 1 घंटे में आज की डेट में फट व्हाट्सएप हो जाते हैं, 2 घंटे बाद या अगले दिन आप डिटेल दे दीजिए। 10-10 दिन क्यों लग रहे हैं? 7-7% का फर्क आ रहा है। एक बात, अब ईवीएम मशीन पे आइए। ईवीएम मशीन के अंदर इन्होंने पूरी गड़बड़ करने की कोशिश करी, पर हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता इतने जागरूक रहे, हमारे जो प्रत्याशी थे विपक्ष के वो सारे इतने जागरूक रखे कि वो वहां से सब जगह, जहां स्ट्रांग रूम है वहां तक रहे, वहां पे सीसीटीवी बाहर लगा हुआ था 24-24 घंटे। हमारे कार्यकर्ता, मैं आपको बताऊं, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी सब जगह लोग अगर बैठे रहे। 400 हो जाती, एक मिनट में वहीं कह रहा हूं, अगर ये हमारे- 350 हो जाती मैं वहीं आ रहा तो हूं। आपके कार्यकर्ताओं की फेलियर था वो। रुपेश, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि अगर वो उसमें कोई गड़बड़ होती, वो फेलियर गवर्नमेंट का था कि गवर्नमेंट ने ईवीएम में गड़बड़ क्यों करी, और हमारे कार्यकर्ताओं का फेलियर था, विपक्ष का फेलियर भी था कि हम उसको रोक नहीं पाए। हमें मानना पड़ेगा इस बात को, मैं बिल्कुल मानता हूं। अखिल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आता हूं अखिल बिल्कुल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आ रहा हूं। अखिल भाई, टैली आप देख रहे हैं 290 के करीब एनडीए गठबंधन और 233 INDA, ये इंडिया गठबंधन लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन गैप जो है वो कम होता जा रहा है। दावे आपके थे 295 तक पहुंच के सरकार बनाएंगे, उस दावे पे अभी भी कायम? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये इलेक्शन हमने लड़ा है और किस परिस्थितियों में लड़ा है। इलेक्शन तो जब शुरू भी नहीं हुआ था, जो नोटिफाई भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले से ही जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला अपने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। उसके बाद में जिस तरह से हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए थे, हमारे पास में जो हमने 138 रुपए लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 138 साल पहले अस्तित्व में आई थी और इतने सालों के बाद में हमने 138 रुपए आमजन से लिए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। उतना छोटा अमाउंट भी जब वो सीज कर दिया जाता है, उसके बाद में जब मोदी जी की तमाम तरह की स्पीच, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की तमाम तरह की जो हेट स्पीच थी, उसकी कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं है। यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग किस तरह से गठित होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया गया उस पैनल से जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन से पदाधिकारी चुनाव आयोग में होंगे। तो इन परिस्थितियों के साथ में हमने ये चुनाव लड़ा और परिणाम, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे कि इस तरह के अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। एग्जिट पोल सबको पता है, हम डे 1 से कह रहे थे कि भैया ये एग्जिट पोल्स एक तरह से फैंटेसी पोल्स हैं मोदी जी के, ये एग्जिट पोल्स का सच्चाई से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। और अभी हमने देखा कि ये परिणाम है, परिणाम अभी पूरी तरह से आए नहीं है। रिजल्ट अभी 6 बजे तक जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वो और बेहतर होंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। और जहां तक और चीजों की बात है कि क्या आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तो हम परिणाम का वेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो काउंटिंग हो रही है ये सही ढंग से हो जाए। आपने देखा जैसे ही परिणाम हमारे पक्ष में आए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहां पे काउंटिंग का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसको थोड़ा धीमे कर दिया गया, स्लो कर दिया गया। तो ये सब चीजें भी हम उनके टच में हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से टच में हैं जो कि वहां पे काउंटिंग करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ढंग से हो। हम चाहते हैं एक फेयर काउंटिंग, एक पारदर्शी काउंटिंग अच्छी तरह से हो जाए, इलेक्शंस का फाइनल रिजल्ट आ जाए। उसके बाद में जो भी चीजें होंगी हम अपने फीडबैक लेकर अन्य नेताओं के साथ में, अन्य पार्टीज के इंडिया गठबंधन के बात कर कर ये आगे के फैसला लेंगे। और ऑफ कोर्स मीडिया को तो इसकी इत्तला हम लोग करेंगे ही करेंगे।
आंकड़ा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उत्साह में है इंडिया गठबंधन। डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर सुनील, टैली को देखते हुए और सुबह से जो मतगणना चल रही है, किस तरीके से पहले बीजेपी ने, एनडीए ने लीड किया, उसके बाद इंडिया गठबंधन भी उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, और अब यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, हमारे दावे, हमारे आंकड़े जो थे वो हवाई नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 बोला था, 290 295 तक इंडिया गठबंधन जाएगा तो जाएगा। नहीं, देखो, जो आंकड़े हैं मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। और आपको याद होगा कि मेरी भी वार्ता आपके चैम्बर में बैठ के हुई थी, तो मैंने भी यही कहा था 300 के भीतर, 300 के आसपास एनडीए रहेगा और 250 के भीतर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और वही लगभग आंकड़े आ रहे हैं। आप देखिए कि जब 2019 में यूपी और एनडीए हुआ करते थे, तो यूपी और एनडीए को छोड़ करके अदर 97 थे, उनको मिला 29% वोट, और यूपीए को 26% और कांग्रेस को 19.5% के आसपास वोट। अदर को आप देख रहे हैं, अदर तो ना के बराबर है। तो जब अदर का वोट यूपीए, या आज हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, वही असमंजस की स्थिति में वोटर था कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। और वो दिख रहा है आपको कि बहुत क्षेत्रीय दल ऐसे थे जहां 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट जो लेकर के आए थे, निश्चित तौर से आपको दिख रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट उनका वोटर हुआ है। तो ये कोई चौंकाने वाली चीज़ नहीं है। चौंकाने वाली चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हम अंतिम में देखेंगे, तब हम समीक्षा करेंगे कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है, या जो वोट प्रतिशत पिछली बार हम देख रहे थे कि 174 के आसपास ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी जहां 2 लाख वोटों से ज़्यादा की हार जीत वहाँ पे थी। तो जब अंतिम समय पर निर्णय आएंगे तब उसकी समीक्षा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार की सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की बने चाहे यूपीए की बने, अभी तक तो एनडीए की बन रही है सरकार, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा आ जाता है तो वो सरकार बहुत कमजोर होगी। और निश्चित तौर से जो लोग समर्थन दे रहे होंगे वो मोल भाव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी नीतीश जी को बार बार फोन कर रही हैं, फोन पे वो नहीं आ पा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका इसमें रहेगी, ये नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका कहीं चली गई था इंडिया गठबंधन के साथ, तो अलग दिक्कत होगी। तो ये अभी मुझे लगता है कि देर रात तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन मैं ये निश्चित मान के चल रहा हूँ कि कोई भी सरकार बने, इस बार की सरकार कमज़ोर सरकार देश की होगी। इस बार की सरकार कमज़ोर होगी, क्योंकि अगर हंग नतीजे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर देंगे। विश्वजीत कुमार के पास चलेंगे, सीपीआई के नेता हैं। विश्वजीत भाई, कमज़ोर सरकार नहीं चाहिए देश को, क्लीन मेजॉरिटी वाली सरकार चाहिए, चाहे वो किसी की भी बने। लोगों ने अपना मैंडेट दिया है। अब अगर यही तस्वीर रहती है तो एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार बनाने के लिए, 272 का आंकड़ा उसके पास है। लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होती है तो वो कितना घातक होगा देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हम लोग का वो कहीं से भी इरादा वो नहीं है, और न हम लोग का उस तरह का इतिहास रहा है। इंडिया गठबंधन सिद्धांतों को लेकर के और जनता के मसले को लेकर के बना हुआ गठबंधन है। तो हमारे साथ में हम वही अपील करेंगे तमाम दलों से कि आप जनता के लिए, देश के लिए वो हमारे साथ आइए और हम सरकार को बनाएं, और एक साझा कार्यक्रम के माध्यम से देश को चलाया जाए। जिस तरह से यूपीए 1 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत देश चला और बहुत सारे जनता के हित के नियम कानून बनाए गए। याद होगा आपको, सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा कानून, आदिवासियों के लिए वनवासी अधिकार कानून, ऐसे बहुत सारे चीज यूपीए 1 ने देश को दिया। वो गठबंधन की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, और काफी बेहतर यूपीए 1 का परफॉर्मेंस रहा, जनता के पक्ष में रहा, जनता के हित में रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल किसी दल की जब पूर्ण बहुमत की जब सरकार हो जाए तभी वो जनता के पक्ष में होगी। वाम दल नेता कह रहे हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते। अखिल भाई, किस तरीके से आपकी रणनीति होगी अगर आप 230 235 पे रहते हैं? आपने बताया, इससे पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने भी बताया कि 250 पर भी सरकारें बनती देखी हैं। क्या लगता है, डोरे डाले जाएंगे एनडीए के घटक दलों पर, अपने घटक दलों को बचा कर रखा जाएगा कि वहां वो ना चले जाएं, और वहां से अगर वो आए तो स्वागत हो? देखिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है अभी कहना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो एनडीए के घटक दल हैं
बड़े दुखी लोग हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से व्यवहार मोदी जी का, अमित शाह का, क्योंकि घटक दलों की तो छोड़िए, बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं या उनके कार्यकर्ताओं को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ये जग जाहिर सी बात है कि सिर्फ कुछ लोगों की, 2-3 लोगों की चलती है, कुछ 2-3 बिजनेसमैन की चलती है। तो उनके लिए तो अपनी पार्टी को बचाए रखना और वो कैसे तितर बितर होती है उसको बचाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो घटक दल तो मेरे को लगता नहीं कि कोई उनके साथ में जाना भी चाहेगा। कुछ तो घटक दल ऐसे भी हैं जो हमारे साथ में पहले से थे। जयंत चौधरी थे, वो तो इंडिया गठबंधन में शुरू में थे, हमारी मीटिंग्स में भी आए थे। उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो वहां पे चले गए। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने की आगे फ्यूचर में कैसे होता है। नतीजे साफ हो जाएंगे और जैसा भी आगे परिस्थितियां बदलेंगी। अखिल भाई, तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ ने थोड़ा धोखा दे दिया, वरना मामला बहुत करीब हो जाता। ये आपकी आवाज वापस से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को धोखा दे दिया, वरना मामला काफी और करीब पहुंच जाता। जी, ये इंट्रोस्पेक्शन का हमारे लिए भी समय है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से राजस्थान, अगर आप बात करें, राजस्थान 25 सीटें 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के खाते में दे रहा था। इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन ये प्रदर्शन हमें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और गुजरात में देखने के लिए नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से वो आगे इंट्रोस्पेक्शन है। और अगर ये ठीक चीजें, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि कितने वोट शेयर रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां रखी है। हो सकता है कि अनलकी रहे हो, क्योंकि बहुत कम वोट्स का भी मार्जिन मैंने छत्तीसगढ़ के अभी कुछ आंकड़े देख रहा था तो उसमें देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन हाँ, अगर वहां पे कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती तो और भी रिजल्ट बेहतर हो सकते थे। राय साहब, आधा दिन निकल चुका है, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, करीब 2:30 बज रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, अभी कितनी उम्मीद है कि टैली और एक बार फिर से बदलेगी? और जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस मुख्यालय में जाके देखिए, लड्डू से लेकर और रोशनी से लेकर और जगमगाहट से लेकर और हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। अफजाल भाई कहे थे बड़ा नीतिगत गठबंधन हमारा बना हुआ है। कौन सी नीति है इनकी? दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल साथ साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। ये कौन सा नीति है? ममता बनर्जी कह रही हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, हम अकेले लड़, वो ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ रही हैं। तो ये अभी देखिए, सरकार बनाने की चुनौती इनके सामने है, लेकिन ये खुश हैं, बाग बाग हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? कौन एकजुट रहेगा, कब रहेंगे? नहीं, आपको लग रहा है ऐसी नौबत आ सकती है? आपको लग रहा है ऐसी नहीं, नौबत आ कभी सकती नहीं है? आएगी। इनके ख्याली आपके यहाँ कौन बन रहा प्रधानमंत्री? हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषित है। आपको कैसे पता? हमें पता पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तो हुई नहीं? नहीं, हम आरएसएस भागवत जी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं वो दिया? तय है कि हमने पूर्व ही घोषित कर दिया है चुनाव के पहले हमें तो कि लग रहा है हमारे कि शायद बदल पीएम जाएंगे। नरेंद्र मोदी हैं। ये 14 में घोषित किया था, 19 में भी घोषित किया था, 24 में भी घोषित किया। इसलिए हमको पता है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वही निर्णय होगा, इसलिए कि हमने चुनाव से पहले ही चलिए, एनडीए का कहना है कि हम क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। विपक्ष को सोचना है, अगर वो गठजोड़ करते हैं, जोड़ तोड़ होती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो उनमें से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये कौन सी पार्लियामेंट की बोर्ड तय करेगा, ये विपक्ष को सोचना है। लेकिन इस वक्त हम न्यूज रूम चलेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, न्यूज रूम क्या कहता है? हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, हर सीट पर विश्लेषण कर रहे हैं, हर सीट का आंकड़ा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट?
बिल्कुल भूपेश जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो समीकरण, जो रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं। देखा जाए तो जो एग्जिट पोल थे उनसे बिल्कुल इतर जो नतीजे, जो रुझान अभी हमारे सामने आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो 292 सीटों पर एनडीए, हर जो एग्जिट पोल थे, हर जिन्होंने एग्जिट पोल करा था, जिन्होंने सर्वे करा था, सबने 400 प्लस सीटें दी थी एनडीए को। लेकिन तकरीबन देखा जाए तो 300 का भी आंकड़ा अभी एनडीए नहीं पार कर पाई है शुरुआती रुझान में। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी हैं, पूछ लेते हैं हम उनसे क्या स्थिति है, क्या मौजूदा रुझान है। कंचन जी, क्या रुझान है फिलहाल अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो? उत्तर भारत में सबसे पहले अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें, जहां हम 2014 और 19 में देखते आए थे भारतीय जनता पार्टी गेन करती रही है, जीतती रही है। लेकिन इस बार हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 14 सीटें अभी तक जो जितने रुझान में हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर 14 पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और 11 जो है वहाँ पर इंडिया दिखाई दे रही है। और खासतौर पर कुछ सीटों को लेकर बात की जाए, 200 सीट को लेकर तो मुरारी लाल मीणा जो है वो 2,26,000 मतों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये 200 वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रोड शो भी किया था। हालांकि इसी सीट को लेकर के रोड़ी लाल मीणा ने पहले ही दावा कर दिया था कि यहाँ पर कुछ चैलेंज जरूर मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि इसके पीछे वजह थी कि यहाँ पर क्योंकि जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो राजपूत वोट बैंक था, वो उनसे नाराज बताया जा रहा था। और शायद यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर एक डेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर रही है। कंगना रनौत की अगर बात की जाए तो वो भी 74,000 मतों से आगे लीड बना रखी हैं। इसके अलावा राजीव भारद्वाज जो हैं वो कांगड़ा सीट पर आगे चल रहे हैं, 2,47,000 मतों से आगे चल रहे हैं। हालांकि इस सीट पर पिछली बार किशन कपूर थे, वो भी जीते थे, लेकिन उनकी सीट को रिप्लेस किया गया था यहाँ पर राजीव भारद्वाज के साथ, और वो इस सीट पर ज़बरदस्त लीड बनाए हुए हैं, यानी कि चारों सीटों पर। इसके अलावा आपको बता दें इसके साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पर हमीरपुर सीट से, तो अनुराग ठाकुर एक बार फिर से ज़बरदस्त जीत, यानी कि 1,75,000 मतों के साथ बढ़त बनाए हुए। चलिए, बिल्कुल अनुराग ठाकुर फिर से एक बार बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुराग ठाकुर और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर जीतेंगे। हालांकि चुनौती भी लगातार दी जाती कांग्रेस तरफ से। पूजा भी हमारे साथ। पूजा, उत्तर प्रदेश में बेहद चौंकाने वाले नतीजे, कहा जा रहा था कि 70 से 75 सीटें जीत जाएगी एनडीए, लेकिन अभी जो तस्वीर है, जो रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें कई सारे उलटफेर नजर आ रहे हैं। कितनी सीटें लगभग जीतते हुए नजर आ रही है एनडीए अभी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए रुझान तो साफ तौर से कह रहे हैं कि 39 यानी कि 39 सीट्स जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और अगर पूरे भारत में एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता है जहां की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है और यहाँ की राजनीति से ही दिल्ली में सरकार बनती है, लेकिन सबसे बड़ी चोट जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगी। आप मानिए अंकित कि 62 सीटें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई थी, अपना दल से 2 सीटें गई थी, यानी कि कुल मिला के 64 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में गई थी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन जो बराबर की टक्कर ही नहीं बल्कि आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। 40 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एक अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हालांकि पकौड़ी लाल, वो जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप मानिए कि 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कितनी सीट्स कम इस बार हो गई हैं। 400 पार का नारा आप दे रहे थे, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे थे कि हम 80 की 80 लोकसभा सीट पे कब्जा करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चोट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लगी है तो वो है प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डंट लगी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानते हैं पूर्वी भारत की क्या स्थिति है। रचना मैम, क्या स्थिति है पूर्वी भारत की? बिल्कुल, पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर अभी तक हमने अंडमान और निकोबार का जिक्र नहीं किया है, जिसका जिक्र कर लेना यहाँ पर बनता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सीट है यहाँ पर। और अगर इस सीट की बात करें तो 1967 तक इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है संसद सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर काफी समय से जो चुनाव है होने लगा है। फिलहाल अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट हैं विष्णु पदरे, वो आगे चल रहे हैं और 19,220 का ये अंतर है। फिलहाल अगर पिछली बार की बात करें तो 2019 में कुलदीप राय शर्मा, जो कि कांग्रेस की तरफ से इस बार भी मैदान में है, पिछली बार भी मैदान में थे, उन्होंने 95,308 वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन पिछली बार का जो जीत हार का अंतर था वो 1407 वोटों का था। वहीं 2014 और 2009 में बात करें तो विष्णु पदराय, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो कि जीत दर्ज करने वाले हैं अंडमान निकोबार में, तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो है वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन कोई भी वहां पर बढ़त नहीं मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार नहीं पहुंची। वहीं अगर बात करूं मैं बिहार की, तो बिहार में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बिहार की बात की जाए तो काफ़ी फेरबदल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 34 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं।
लेकिन चौथी सीटें, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो 39 सीट्स मिली थी, यहाँ की काफ़ी 5 सीटों का यहाँ पर नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर ताज़ा जानकारी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को फ़ोन किया जा रहा है। तो केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम जो है एनडीए में ही रहेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि बातचीत जो है वो अब तक ये जो सामने आई है, फिलहाल केसी त्यागी का कहना है कि हम एनडीए में ही बने रहेंगे। तो इसका बिल्कुल, मतलब साफ तो है कि कितना भी आप लोक लुभावने वादे कर दें या कितने भी उनसे लालच दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो एनडीए के साथ है और एनडीए में ही बने रहेंगे। चलिए, तो बिल्कुल भूपेश जी, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए लगातार सीटों, अब कह सकते हैं कि सीटें काफी कम हुई है एनडीए की, लेकिन अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन बेहद कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं वो जोड़ तोड़ की जो गणित होती है, जो पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होती है, वो अभी से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। कई सारे फोन कॉल किए जा रहे हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके पास फोन करके उनसे समर्थन मांगा जा रहा है। हमारे साथ अनुपमा जी भी। अनुपमा जी, क्या है समीकरण, किस तरह से देखा जाए तो काफी सारी सीटें एनडीए की कम हुई है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र, जैसा कि अभी पूजा जी के पास गए थे, उन्होंने बताया कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट होती है ज़्यादा वर्चस्व रखती है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देश की राजनीति की बात कर ले तो महाराष्ट्र की आती है 48 सीटें, जहां देखिए अभी कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। पहली बार तो आपको बता दें कि 48 में बीजेपी ने 23 हासिल की थी और 41 एनडीए को मिली थी, और जब नहीं, जैसे बड़ी पार्टियां थी, जब गठबंधन नहीं हुआ था तो यूपीए का था, तब आपको बता दें कि 5 मिली थी यूपीए के, और लेकिन अभी कांटे का मुकाबला हो रहा है, जिसमें मैं आपको लाइन से बताऊंगी। नंदुबार सीट से गोवाल के पाडवी हैं जो कांग्रेस से हैं, वो आगे चल रहे हैं, और धुले महाराष्ट्र से डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे आगे चल रहे हैं, और वहीं कांग्रेस से फिर अकोला महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो डॉक्टर अभय काशीनाथ पाटिल आगे चल रहे हैं। मतलब देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है कि इस बार अभी 18 पर बीजेपी बढ़त बना रही है और कांग्रेस उससे ज्यादा बढ़त बना चुकी है। अनुपमा जी, देखा जाए तो जो समीकरण बदले हैं, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, अब दोनों ही पार्टियां 2 गुटों में बढ़ गई हैं। कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, देखिए फायदा नुकसान की बात कर ले, देखा जाए कि अगर बीजेपी में शिवसेना का गुट आया है तो कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक कम आता है तो बहुत खतरे की घंटी बज सकती है। कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो है ना वजन कहीं ना कहीं फडणवीस का कम हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ये कम वोट इस मतलब राजनीति जो वजन है वो कम कर सकता है फडणवीस। चलिए, बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम चीज़ों को व्यवस्थित करें, किस तरह से हम पूरा कवरअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पर जीत हासिल करने की कोशिश लगातार बीजेपी से की जा रही थी। हमारे साथ ऋषभ भी हैं, दक्षिण भारत पर ये हमें जानकारी देंगे। ऋषभ, क्या स्थिति है? देखा जाए तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया, जेल भेजने के बाद चंद्रबाबू नायडू से पवन कल्याण जाके जेल में मिलते हैं, समीकरण तय होता है। क्या माना जाए, चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के लिए वरदान साबित हुआ चंद्रबाबू नायडू का जेल जाना? देखिए, अभी जो परिणाम आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी आगे देखना होगा, क्योंकि जब तक परिणाम पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बाकी मैं आपको कुछ सीटों के भी अगर गणित में बताऊं और अभी तक का अपडेट बताऊं तो डीएमके जो है तमिलनाडु में आगे बढ़त पर है। मैं चेन्नई की एक सीट की बात कर लेता हूं, सुंदरराजन तमिलिसाई हैं, और बीजेपी की हैं वो पीछे चल रही हैं। इसी के साथ कोयम्बटूर में भी डीएमके आगे चल रही है। चलिए, दक्षिण भारत का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी, और सीधे एक बार फिर से रुख करेंगे अपने गेस्ट का। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जबरदस्त पैनल, जबरदस्त चर्चा हो रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 18 सीटें मिली थी, इस बार दीदी ने खेला कर दिया, 10 सीटों पर भी जीत नसीब होती नहीं दिखाई दे रही है। वेस्ट बंगाल में अच्छा करेंगे, उत्तर प्रदेश में अच्छा करेंगे, बाकी स्टेट्स में अगर कहीं डेंट लगेगा तो साउथ उसको पूरा करेगा, ये हो ना सका। देखो, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े हम लोग अभी दिखा रहे हैं वही तो नतीजा है कि 293 पे आके टिक गया। यदि आप उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में आप ठीक करते तो 350 के आसपास पहुंच जाते हैं लोग। पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर से आप देखिए सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत वहाँ होता है। अब ये करना पड़ेगा समीक्षा बूथ वाइज के आखिर वोटर निकला किसका, टीएमसी का निकला, बीजेपी का नहीं निकल पाया वहाँ। या तो जहाँ आक्रोश था, जहाँ जो घटनाएं वहाँ हो रही थी, जो राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो रही थी, आखिर में क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर डर गया इतना बड़ा फोर्स लगाने के बाद भी, या जिस तरीके से रणनीति ममता बनर्जी वहाँ बना रही थी
और जो चौतरफा हमले हो रहे थे, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से हों, हाई कोर्ट का एक जज रिटायर होता है, वो जाके चुनाव लड़ता है, तो जनता का विश्वास टिक गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे फैसले भी ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहे हैं, वो इसी तरीके से हो रहे हों कि जो कुर्सी पे बैठ के फैसला लेता है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मुझे लगता है उस जज को ज्वाइन न कराते, निश्चित तौर से चुनाव के बाद देखते तो कुछ अलग प्रभाव पड़ता। जब ऐसी एजेंसियों पर जनता का अविश्वास होने लगे और जनता का विश्वास डगमगाने लगे, तो निश्चित तौर से जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, नतीजे जो आ रहे हैं वही होगा। ये राजनीतिक पंडितों को और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को समझना पड़ेगा। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग की बात जहां हो रही थी, तो उन राज्यों की आप बात करेंगे, राजस्थान में आप देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में की अभी आप चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसे गद्दावर महिला नेता को साइडलाइन किया गया, और जब सरकार बनने के लिए आई तो उन्हीं के फार्म हाउस पे जाकर के तमाम एजेंसियों के लोग पहुंच जाते हैं और तमाम विधायकों को वहाँ देखते हैं कि हैं, और बड़ी कार्रवाई के संकेत उस समय दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें जब आप अपनी पार्टी के लोगों को आप नहीं बख्श रहे हो, जब अपनी पार्टियों को के बड़े नेताओं को आप विश्वास में नहीं ले पा रहे हो, क्या सिंधिया मैम को विश्वास में लिया गया मुख्यमंत्री चुनते समय? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे निर्णय थे, जैसे हम लोग 14 और 19 की बात हम कर रहे थे कि एक पैनल होता है, पैनल बाकायदा रिकमेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोकसभा से जाता है, फिर स्टेट पे जाता है। इस बात मुझे बिल्कुल दिखा ही नहीं। और पहली मीटिंग में ये क्लियर हो गया था कि देश के प्रधानमंत्री 3 बजे तक कार्यालय में बैठते हैं, तो आखिर में उसका कारण क्या था? शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नेता हैं, विभाग राय रखते हैं अपनी। शुभेंदु भाई, 290, 295 ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा टैली, क्या लगता है आपको? मेजॉरिटी इसी के साथ करेंगे, सरकार इन्हीं आंकड़ों के साथ बनाएंगे, या अगले 1 आध 2 3 घंटे में, जैसा कि सुबह से बीजेपी और एनडीए के घटक दल के नेता कह रहे हैं कि बढ़ेगी टैली? देखिए, अभी तक जो हम लोगों को आशा है, लगभग 110 सीटों पर हम 4000 5000 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं। तो लगभग 4:30 बजे हम आपको ये बता पाएंगे कि क्या फिगर होगी, और हम सरकार बना रहे हैं। और बाकी हमने अपना प्रयास किया था, बहुत अच्छा प्रयास किया। 400 पार की बात करी थी, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, पर नंबर 4 क्लास में अभी भी नंबर 1 है और खुशी का माहौल है, सरकार बना रहे हैं। आपने बताया 110 सीटों पर अभी लड़ाई चल रही है, उसमें कितनी उम्मीदें आपको? एग्जैक्ट आंकड़ा आपका, आपका दावा? हम 110 हमारा 110 सीटों पर जो हम 4000 3000 2000 वोटों से नीचे चल रहे हैं, हमको लगता है ये फिगर 325 तक जाएगी हमारी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा कि ये फिगर 325 तक जाएगी, 110 सीटें हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बड़ा भूचाल आ जाएगा स्क्रीन पर। दीपक भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, आपको भी पता कि वो दिन में वो सपने देख रहे हैं इस बात का, और अभी आप 289 पे आ गया, 290 से भी नीचे आ गया, और इंडिया जो है 236 पे। मैं बता रहा हूँ, जैसे ही 250 पार करेगा या 250 पहुंच गया, मैं निश्चित रूप से आप जान लें, 100% जान लें कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर किसी वजह से एनडीए की इस फिगर पे भी बन गई तो वो स्थिर सरकार नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना। 6 महीने से 1 साल में वो टूटेगी। और प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से या तो राजनाथ सिंह जी या गडकरी बनने वाले हैं किसी भी हालत में। ये अपना क्या नाम है, अमित शाह जी और आपका मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? ये आप तय करेंगे? नहीं, मैं नहीं तय करूंगा कि जैसा देखिए रुझान देखा गया है, और जो हमारे मित्र हैं दोनों जगह में, आरएसएस में और बीजेपी में, वो ऐसा बताते रहते हैं कि अगर उनको लगता है कि जैसे अडवाणी जी के साथ इन्होंने किया था, मुरली मनोहर जोशी के साथ किया गया था, उसी तरह से इन पे कहेंगे। और ये इस बार तो मेरा और भी मानना है कि ये हार इनकी है। ये इलेक्शन में जातिवाद कौन लाया? मोदी खुलेआम कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहा देश में ओबीसी ली। बताइए, अमित शाह को देखिए आप, खुलेआम मतलब धर्म को बीच में ला रहे हैं, धार्मिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी खुद अयोध्या में हार रहे हैं तो इनको पता चल जाएगा कि कहाँ खड़े हैं। स्मृति ईरानी हार रही है बुरी तरह से किशोरी लाल शर्मा से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो ये इन्होंने गलत प्रथा इस चुनाव में शुरू करी थी, वो इनके ऊपर ही पड़ गई। जैसे कहते हैं ना, आसमान में थूका खुद अपने चेहरे पे गिरता है, वो इनके ऊपर गिरा है।
तो ये इसका जो खमियाजा इनको भुगतना पड़ा है और इसका लाभ हमें होगा, देश की जनता को होगा। बेरोजगारी, महंगाई को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, धार्मिक तुष्टीकरण को हम बंद करेंगे, जातिवाद को हम बंद करेंगे, हम विकास की राजनीति करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और सबका साथ सबका विकास लेके करेंगे, पीड़ित की बात करेंगे, दुखी की बात करेंगे, आदि आबादी की बात करेंगे। तमिलनाडु में फिर भारतीय जनता पार्टी चित्त जैसी उम्मीद थी, दक्षिण भारत में वैसा नहीं हो पाया। डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं देखो, अभी जो शुभेंदु जी बता रहे थे, अब देखते हैं कि शाम तक क्या आता है। लेकिन हाँ, ये तो जरूर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिंदी राज्यों से यदि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है तो उधर के राज्यों से उनको बेनिफिट होगा। बंगाल में भी हुआ नुकसान। राजस्थान में देख रहे थे हम, या मध्य प्रदेश में तो ठीक आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हम नुकसान मान के चल रहे थे, यूपी में। तो जब ये चीज़ों की भरपाई उधर से, पश्चिम बंगाल से तो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को थी कि पश्चिम बंगाल में लगभग वो 30 तक ले जाएंगे सीटें। तो जब ऐसा जनादेश आ रहा है तो समीक्षा करने की कोहली साहब बिल्कुल आवश्यकता है कि आप उस स्तर तक देश की राजनीति को ले गए जहाँ जनता पसंद नहीं करती है, या आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जहां सामने वाला पक्ष जो था उसके विरोध में वोट के हिसाब से आपने जवाब दिया। जैसे 370 की बात कर ली जाए, या राम मंदिर के मुद्दे की बात कर ली जाए, या ट्रिपल तलाक को लेकर के बात कर ली जाए। एक पक्ष तो खुश था लेकिन दूसरा नाराज था, तो जो पक्ष खुश था वो तो घर से निकला नहीं, लेकिन जो नाराज था उसने वोट दे करके आपको उत्तर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीज़ें आंकड़े आ जाएंगी, निश्चित तौर से सब लोग समीक्षा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ज़रूर है कि शाम तक आंकड़े, जैसे हम 10 बजे से देख रहे हैं, लगभग यहीं झूठ रहे हैं, 290 और 250 के आसपास, 230 225 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन, जो बार बार कह रहे थे ना कि इंडिया गठबंधन के लोग तोड़ वोड़, जैसे सोनिया गांधी जी बात कर रही हैं, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ थोड़ा सा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तो इसमें माहिर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति भी बनेगी, या कुछ ऐसे घटक दल जो इंडिया गठबंधन के साथ आज की स्थिति में हैं, जब चुनाव के समय वो पाला पलट सकते हैं, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने के बाद एनडीए के साथ आ सकते हैं, तो ये तो सरकार बनाने की बात है। यदि ऐसा कुछ लगेगा तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो घटक दल जरूर खड़े होंगे। ये भी संभावना इंडिया गठबंधन के लिए है कि अगर ऐसी कोई संभावना बनती है सरकार बनाने की और सीट्स कुछ कम पड़ती हैं तो एनडीए टूट सकता है। ये बड़ा घातक होगा एनडीए के लिए। जेडीयू नीतीश कुमार फिर से कंफर्टेबल स्थिति में है, किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं ये घटक दल। राय साहब, संभाल के रखना पड़ेगा आपको घटक दलों को। नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसानी बड़े मुद्दे थे। मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इसको दरकिनार कर दिया जनता ने। ये विपक्ष का आरोप। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी को संभाल के रखने की नौबत तब आएगी जब हम सरकार नहीं बना पाएंगे। अभी तक लगातार 3-4 घंटे से जो टैली चल रही है उसमें स्पष्ट है कि हम सरकार बना रहे हैं, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब हम सरकार बनाएंगे तो हमको छोड़ के कोई जाएगा क्यों? हमारे साथी बैठे हैं दीपक जी, बार बार हमारे प्रधानमंत्री का आकलन कर रहे हैं कि गडकरी बनेंगे। प्रधानमंत्री सबका होता है, एक आप अपना प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है बनने के बाद। आप अपने जब तक नहीं बना होता तब तक आपका। आप अपने गठबंधन का प्रधानमंत्री बताइए ना, कौन बनेगा? सेम सीट है। अरे आप बताइए, आप हमारे जब गठबंधन में जो होगा, जो आपस में तय करेंगे वो बनेगा। आप हमारा तय आपका नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका नहीं बनेगा। हमारा जो तय हो चुका है। न्यूज़ रूम का रुख करेंगे एक बार सिलसिलेवार सीट दर सीट। हमारे सहयोगी अंकित वहां मौजूद हैं, उनके साथ तमाम और हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि स्टेट में पार्लियामेंट सीट्स का क्या हालचाल है, कितना गेन कितना लॉस एनडीए को, इंडिया गठबंधन को। अंकित, ओवर टू यू। बिल्कुल भूपेश जी, देखा जाए तो बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हुआ, और शायद यही वजह है कि 303 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती, 362 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ था। लेकिन इस बार जो तस्वीरें नजर आ रही है वो 300 तक पहुंचती हुई भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए, वो हर प्रदेश पर नजर रखे हुए हैं। कौन से प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, कौन से प्रदेश में कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हावी हुई, इन सब पर लगातार सुबह से नजर हम बना रखे हैं। फिलहाल हम मध्य भारत की बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। पूनम, क्या स्थिति है मध्य भारत की?
बिल्कुल, देखिए मध्य भारत में 2 प्रदेश जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए यहाँ पर स्थिति क्लियर हो चुकी है। जो है 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान का वो बयान अब मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, जिसका जिक्र मैंने किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कहा था कि इस बार जो है मोदी जी को 29 फूलों की माला यहाँ से पहनाने वाले, यानी कि ये क्लियर हो चुका है। और कई जगह से जो है साफ तौर पर नतीजे भी सामने आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं, वीडी शर्मा जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो भी जो है अपनी सीट खजुराहो से जीत चुके हैं। तो स्थितियां क्लियर हो गई हैं और मार्जिन भी अगर वोटों का देखा जाए तो हर जगह से बीजेपी काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे है। मुरैना जो कि काफ़ी जो है चर्चित सीट है, शिवमंगल सिंह तोमर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं, वो 38,599 वोट से आगे चल रहे हैं। भिंड, चूंकि मुरैना जो है ग्वालियर चंबल संभाग महत्वपूर्ण रखता है, तो भिंड एक और सीट है, वहां से बीजेपी की संध्या राय जो है 47,075 वोटों से आगे। तो देखिए एक बड़ा आंकड़ा यहां से निकलकर सामने आ रहा है कि जीत भी हुई है कुछ सीटों पर और जो आगे चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पिछली बार 9 सीटें बीजेपी के पाले में थी, 2 कांग्रेस, बस्तर और कोरबा जो है कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार 10 सीटें जो है बीजेपी के पास है, सिर्फ 1 सीट है जो कि कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। कोरबा, उसी को लेकर यहाँ पर 1 सीट का जरूर यहाँ पर जो है कांग्रेस का खाता यहाँ पर 1 सीट से खुला है, लेकिन बाकी 10 सीटों पर बीजेपी काबिज है। चलिए, बिल्कुल देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तो बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर ही आ रही, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व भारत की। अभय, क्या स्थिति है उत्तर पूर्व भारत की? उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जैसे कि इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और दोनों सीट पे इनर और आउटर में मणिपुर में कांग्रेस ने अच्छी बढ़त के साथ 80,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। और वहाँ पे अभी जैसे राहुल गांधी ने जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत की थी, उससे वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। चलिए, तो बहुत ज़्यादा फर्क राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ा है मणिपुर में। हमारे साथ सोनाली जी भी है। सोनाली जी, पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात